हाय फ्रेंड्स, सीरीज टेलर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नेपोटिज्म, लव स्टोरी और रेगुलर मूवी से हटकर बॉबी देओल की बहुत दिनों बाद एक नई मूवी आई है जिसका नाम है क्लास ऑफ 83। और आज मैं इसी मूवी का फुल स्टोरी बताने जा रही हूँ। पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक स्पॉइलर वीडियो है, इसीलिए अगर आपको ये मूवी देखनी हो तो हमारे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे साथ बने रहिए इस बेहतरीन मूवी के बारे में जानने के लिए। पर फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम अपनी मूवी को एक्सप्लेन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हम और आप हमेशा इस सीरीज टेलिंग से जुड़े रहें। क्लास ऑफ 83 एक क्राइम ड्रामा मूवी है जो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। ये लगभग 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है जिसे अतुल सब्रवाल ने डायरेक्ट किया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्लास ऑफ 83 के रूप में बहुत दिनों बाद हमें एक इंडियन क्राइम ड्रामा मूवी देखने को मिली है जो कि नेपोटिज्म करने वाले गैंग से हटकर जेन्युइनली एक अच्छी मूवी है, विथ एज यूजुअल अमेजिंग एक्टिंग ऑफ बॉबी देओल। और कई नई कलाकारों की बहुत अच्छी एक्टिंग हमें देखने को मिली है, हु हैव डेफिनेटली लेफ्ट अ मार्क थ्रू देयर एक्टिंग। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स प्ले द मूवी। ये मूवी इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ बुक टाइटल द क्लास ऑफ 83 से। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स है बॉबी देओल एज दीन विजय सिंह, सेन गुप्ता एज राघव देसाई, विश्वजीत प्रधान एज मंगेश, अनूप सोनी एज पाटकर, हितेश भोजराज एज विष्णु वर्दे, भूपेंद्र जदावत एज प्रमोद शुक्ला, निनाद महाजानी एज लक्ष्मण यादव, पृथ्वीक प्रताप एज सुरवे एंड समीर परांजपे एज असलम, जिन्होंने सारी मूवी नरेट की है। इस कहानी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बॉबी देओल और उनके 5 कैडेट्स प्रमोद शुक्ला, वर्दे, सुरवे, यादव और असलम। स्टोरी 1982 नासिक की है और मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की कहानी देखते हैं जहां कैडेट्स की ट्रेनिंग हो रही है और उनके डीन है दीन विजय सिंह। पर पूरा सेमेस्टर निकल जाता है और दीन विजय सिंह उनकी एक भी क्लास नहीं लेते हैं। कैडेट्स सिर्फ दीन विजय सिंह की कहानियां ही सुनते रहते हैं दूसरे टीचर्स और ट्रेनर्स से। दीन विजय की मूवी में ग्रैंड एंट्री होती है जब शुक्ला और उसके 2 और फ्रेंड्स अपने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर दीक्षित को पीटने का प्लान बनाते हैं और उसके घर जाते हैं क्योंकि दीक्षित हमेशा उनकी खिंचाई करता रहता है जिसकी वजह से उनके एग्जाम्स में मार्क्स कम आए हैं और वो इस बात का बदला लेना चाहते हैं। पर उन्हें कहाँ पता था कि वहाँ दीक्षित की जगह उन्हें दीन विजय सिंह मिल जाएगा जो उनकी जम के पिटाई करता है और इस तरह इंट्रोडक्शन होता है दीन विजय सिंह का अपने कैडेट्स के साथ। दीन विजय एक ईमानदार, इंटेलिजेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क वाला पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद हमें कुछ फैक्ट्स पता चलता है कि दीन विजय सिंह ने दूसरी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है और उनकी बीवी सुधा भी अब इस दुनिया में नहीं है और ये ट्रेनिंग सेंटर उनकी एक पनिशमेंट पोस्टिंग है जिसे पाटकर एक मिनिस्टर ने कराया है। पर दीन विजय इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि डीजीपी राघव उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। उसके बाद हम 1 साल पहले की कहानी देखते हैं जिसमें कि दीन विजय की बीवी हॉस्पिटलाइज्ड होती हैं। फिर प्रेजेंट की कहानी में दीक्षित दीन विजय सिंह से उन तीनों कैडेट्स को रेस्टिकेट करने की मांग करता है, पर दीन विजय उल्टा उनको ट्रेन करना चाहता है और उन्हें एक काबिल ऑफिसर बनाना चाहता है। वो उन तीनों और उनके साथ साथ 2 और लड़कों को स्पेशल ट्रेनिंग देता है। उसके बाद वापस हम 1 साल पहले की कहानी देखते हैं जिसमें कि विजय की बीवी का ऑपरेशन होने वाला होता है, पर विजय को उसी समय एक इनकाउंटर के लिए जाना पड़ता है। जब वो वापस लौटता है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बीवी का डेथ हो गया है। उसके बाद हम प्रेजेंट की कहानी देखते हैं कि विजय उन 5 कैडेट्स को उनके ग्रेजुएशन डे के एक रात पहले अपने उसी इनकाउंटर की कहानी बताते हैं जिसको निभाते निभाते उन्होंने अपनी बीवी को खो दिया था। वो बताते हैं कि जब उनकी बीवी का ऑपरेशन होने वाला था उसी समय उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वांटेड क्रिमिनल ओमार कालसेकर का पता चल गया है और विजय उसके इनकाउंटर के लिए निकल जाते हैं। पर जब विजय वहाँ पहुँचते हैं तो कालसेकर वहाँ से भाग चुका होता है और विजय का शक सीधा मिनिस्टर पाटकर के ऊपर जाता है क्योंकि निकलने से पहले ये बात विजय ने सिर्फ मिनिस्टर पाटकर को ही बताई थी। उसके बाद विजय कैडेट्स को कालसेकर की पूरी गैंग की पिक्चर्स दिखाता है और उन्हें बताता है कि उसकी सारी गैंग पाटकर के नीचे पलती है। विजय अपने 5 कैडेट्स की हिम्मत की तारीफ करते हुए और उन पे अपना भरोसा जताते हुए कहते हैं कि उन्हें इस गैंग को ख़त्म करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। फिर हम 1 साल बाद की कहानी देखते हैं 1983 की। एक दिन वर्दे, शुक्ला और सुरवे ड्यूटी पे नहीं होते हैं, पर उसी दिन रात में उन्हें इस्माइल पठान दिखता है जो कि कालसेकर का हवाला का पैसा संभालता है। उसे देखकर वो तीनों से मारने की प्लानिंग करते हैं और उस समय वो वर्दी में नहीं होते हैं। थोड़ी प्लानिंग और सूझबूझ से शुक्ला पठान को पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर देता है
पर इस इंसिडेंस के बाद एक इंटरनल इंटरोगेशन होती है जिसमें वो बहुत ही स्मार्टली इस सारी चीज़ों को एक कोइंसिडेंस के रूप में प्रेजेंट करते हैं और साफ बच के निकल जाते हैं। विजय का दोस्त डीजीपी राघव उनका सीनियर होता है और वो इन लोगों की सारी प्लानिंग समझ जाता है, पर उनके खिलाफ कोई एविडेंसेस ना होने के कारण उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। फिर क्या था, धीरे धीरे वो तीनों प्लानिंग करके कालसेकर के छोटे मोटे गुंडों को उड़ाना शुरू कर देते हैं, पर एविडेंसेस ना मिलने की वजह से वो तीनों हमेशा इंटरनल इंटरोगेशन में छूट जाते हैं। राघव ये सब देखकर विजय की सारी प्लानिंग समझ जाता है। उसके इशारों पे ही ये तीनों क्रिमिनल्स का सफाया कर रहे होते हैं। जब कालसेकर के लोग इनकाउंटर में मरने लगते हैं तो पाटकर डीजीपी राघव को मीटिंग के लिए बुलाता है। उसमें राघव स्मार्टली एक अंडरकवर स्क्वाड पुलिस का आइडिया उसे दे देता है जिसमें पुलिस को गैंगस्टर्स को मारने की पूरी आज़ादी होती है, पर एक्चुअल में ये अंडरकवर स्क्वाड का आइडिया विजय ने राघव को दिया होता है। यहाँ दो गैंग होते हैं, नायक और कालसेकर गैंग, जो कि एक दूसरे के दुश्मन हैं, और वो पांचों पुलिस जो कि स्क्वाड में हैं कालसेकर के गैंग के लोगों को मारने लगते हैं। एक दिन नायक के गैंग का आदमी उनके हाथ लग जाता है, पर शुक्ला और वर्दे यादव और सुरवे को उन्हें छोड़ देने को कहते हैं। यहाँ हमें एहसास होता है कि शुक्ला और वर्दे खुद ही क्राइम के गटर में फंस रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर शुक्ला और वर्दे के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहता है, जिसके लिए उसने शुक्ला और वर्दे दोनों से सेपरेटली इंटरव्यू किया है। यहाँ शुक्ला ने अपने इनकाउंटर्स के नंबर कुछ और दिए थे, पर वर्दे ने उसे करेक्ट करके उसके इनकाउंटर्स के नंबर कम बताया। इस छोटी सी बात पे शुक्ला और वर्दे के बीच दरार आ जाती है। फिर हम 1988 मुंबई की कहानी देखते हैं, जहाँ पे उनके डिफरेंसेस का फ़ायदा उठा के कालसेकर गैंग ने शुक्ला को और नायक गैंग ने वर्दा को अपने साइड कर लिया होता है। इन दोनों की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि इनके इनकाउंटर्स में छोटी सी छोटी बात को लेकर अननेसेसरी फायरिंग्स होने लगती है, जिसमें बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। ये सब देखकर राघव परेशान हो जाता है और विजय के पास मदद मांगने के लिए जाता है, क्योंकि ना ही वो सब विजय के स्टूडेंट्स थे बल्कि स्क्वाड का आइडिया भी विजय का ही था, और अब उन सबको सिर्फ विजय ही कंट्रोल कर सकता था। राघव विजय को ये भी बताता है कि सीएम ने उसे इमीडिएटली ड्यूटी ज्वाइन करने का ऑर्डर भी दिया है। उसके बाद विजय उन चारों से मिलता है और उनकी पास्ट एक्शंस की इंक्वायरी करता है। वो बोलता है कि उसे मालूम है कि उन्होंने डिफरेंट गैंग से पैसे लिए हैं और एक दूसरे के जलन और पावर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। तभी वहाँ असलम आ जाता है और विजय को इन दोनों की सारी सच्चाई बता देता है, पर वो उसे अपनी गलती नहीं मानते हैं और विजय को बोलते हैं कि उसे गेम खेलना नहीं आता है, इसलिए उनकी पनिशमेंट पोस्टिंग हो गई थी। उन सबकी बातें सुनकर विजय असलम को कालसेकर के गैंग का ऑपरेशन सौंप देता है। इधर उन चारों पे इंटरनल कार्रवाई होने लगती है। विजय के इनफॉर्मल नेटवर्क से असलम को काफ़ी मदद मिलती है कालसेकर गैंग के काफ़ी लोगों को पकड़ने में, पर फिर एक दिन कालसेकर की गैंग का एक आदमी असलम को मार देता है। अपने दोस्त असलम की मौत से शुक्ला और वर्दे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विजय से एक और मौका मांगते हैं अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। और फिर कहानी में एक नया जोश आ जाता है। वो कालसेकर की बहन नज़मा का पीछा करते हैं, जिसके पास कालसेकर की बच्ची पल रही होती है। वो उसकी बच्ची को किडनैप कर लेते हैं और कालसेकर की बहन को एक लेटर भेजते हैं। उस लेटर में कालसेकर को एक पते पे आने को कहा जाता है। अपनी बच्ची को बचाने के लिए कालसेकर दुबई से इंडिया वापस आ जाता है। यहाँ विजय, शुक्ला और वर्दे मिलकर कालसेकर और उनके सारे आदमियों को मारने की प्लानिंग करते हैं। विजय को पता था कि इन सबका शक पाटकर सबसे पहले उसी पे करेगा, इसीलिए उसने शूट आउट के समय पाटकर को एक रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल किया ताकि वो क्लीन निकल सके और पाटकर के पास उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो। शूट आउट के दौरान विजय और उनकी टीम मिलकर कालसेकर और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर देते हैं, और विजय की स्मार्ट प्लानिंग की वजह से वो और उनकी टीम इंटरोगेशन में क्लीन निकल जाती है। और इसके साथ इस बेहतरीन मूवी की कहानी खत्म होती है। ये एक क्राइम ड्रामा सीरियस मूवी है जिसमें पुलिस सिस्टम के दोनों पहलुओं को अच्छे से दिखाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की बैलेंस को हाईलाइट किया गया है और ये भी दिखाया गया है कि जब ये बिगड़ता है तो क्या होता है। अब इस मूवी के हाइलाइट्स की बात की जाए तो बॉबी देओल के साथ साथ उन पांचों लड़कों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। सपोर्टिंग एक्टर्स राघव एंड परांजपे ने भी अच्छी एक्टिंग की है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मूवी। अब इस मूवी के वीक पॉइंट्स के बारे में भी बातें कर लेते हैं। कहीं कहीं पे ये मूवी थोड़ी ड्रैग दिखती है और ऐसा लगता है इसे अननेसेसरी खींचा जा रहा है, और कहीं कहीं पे ये मूवी और उसके कैरेक्टर्स थोड़े कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स।
अदरवाइज इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। तो फ्रेंड्स, इस क्राइम ड्रामा मूवी के लिए और बॉबी देओल की अमेजिंग एक्टिंग के लिए जो हमें बहुत दिनों बाद देखने मिली है, उन पांचों लड़कों की बेहतरीन एक्टिंग के लिए, सपोर्टिंग एक्टिंग के लिए और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के लिए मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार्स देती हूँ। और मैं ये होप करती हूँ कि मैं बॉबी देओल की अमेजिंग एक्टिंग जल्दी ही देखने को मिले किसी और मूवी में। सीरीज टेलर में हम जल्दी ही लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।